वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में तुम्हें जरूर पता होगा, और तुम्हें यह भी पता होगा कि दोनों के पास मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस होता है वो है डायरेक्शन का। वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है लेकिन स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता। पर यह बात मैं तुम्हें यहां पे क्यों बता रहा हूं, इसका सिंपल रीजन ये है कि अगर तुम नीट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो जो तुम्हारा मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होगा ना, वो होगा तुम्हारा डायरेक्शन। क्योंकि हार्डवर्क तो सभी करेंगे, जितने भी लाख बच्चे नीट 2026 के लिए बैठेंगे ना, सभी हार्डवर्क करेंगे, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उनका ही होगा जो प्रॉपर डायरेक्शन में हार्डवर्क करेंगे। सो हे एवरीवन, माय नेम इज अयन, ए फर्स्ट ईयर MBA स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ नीट 26 के लिए एक पूरा कंप्लीट रोड मैप, एक पूरा कंप्लीट डायरेक्शन जो कि तुम अपनी थ्रू आउट द जर्नी फॉलो करने वाले हो, जिससे कि तुम सिलेक्शन लेने वाले हो नीट 2026 में। सो आज की इस वीडियो में मैं तुमसे मेनली डिस्कस करने वाला हूं कि तुम्हें सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि मैं देखा हूं कि बहुत से बच्चे जो होते हैं ना, अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते। और तुम्हें एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही तुम्हारा जो है प्रिपरेशन का, तुम्हारी जर्नी का पार्ट नहीं होता। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करके तुम कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तुम्हें सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ तुम्हें रिवीजन, टेस्ट और बहुत सारी चीजें भी करनी पड़ेगी, जो कि वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेन चीज मैं आज डिस्कस करूंगा वो है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना। देन मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ कि तुम्हें अपने सिलेबस को ट्रैक किस तरीके से करना है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई छोटा सिलेबस नहीं है, एक बहुत ही ह्यूज चंक ऑफ सिलेबस है जो कि तुम्हें कंप्लीट करना है, जिससे तुम्हें जो है पूरे साल ट्रैक करना होगा अपनी जर्नी के दौरान। तीसरी चीज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वह है कि तुम्हें कितने MCQ सॉल्व करने चाहिए डेली, क्योंकि नीट अल्टीमेटली जो होने वाला है वो तुम्हारा MCQ का गेम होने वाला है। तुम्हें 3 घंटे के अंदर तुम्हें जो है 180 क्वेश्चंस करने। सो तुम्हें ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम कितने MCQs डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। चौथा मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूं कि तुम्हें इस साल का पेपर, जैसे सबको पता है कि नीट 2025 का जो पेपर था ये वन ऑफ द हार्डेस्ट पेपर था, तो मैं आज की इस वीडियो में ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि तुम्हें किस तरीके से नीट 2025 जैसे पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि वो तुम्हें किस तरीके से रिवाइज करना है अपने पूरे सिलेबस को, और मॉक टेस्ट किस तरीके से इफेक्टिवली देना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस कंप्लीशन का। तो देखो यार, सिलेबस कंप्लीशन ना सबसे क्रूशियल स्टेप होता है तुम्हारे जो नीट के जर्नी का। सो इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम अपना एक टारगेट बना लो जिसके थ्रू जो है तुम अपना फुल सिलेबस को कंप्लीट करोगे। एंड अगर तुम किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, सारे कोचिंग जो अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं ना, वो बाय द एंड ऑफ जनवरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक हमने जो सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ तो फरवरी तक सारे सिलेबस जो है कंप्लीट करा देते हैं। सो यहाँ पे तुम्हारा जो एक टारगेट होना चाहिए, जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ, वो है 31 जनवरी तक तुम्हारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आता है कि तुम्हें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या फिर ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर तुम ऑनलाइन पढ़ भी रहे हो ना, तो मैं यहाँ पे तुम्हें बोलना चाहूंगा कि तुम लाइव लेक्चर्स को स्टार्टिंग में देख सकते हो, लेकिन बाद में तुम जो है लाइव लेक्चर्स को छोड़कर तुम जो है रिकॉर्डेड लेक्चर में जो है शिफ्ट कर जाओ। क्योंकि इससे क्या होगा, तुम अगर रिकॉर्डेड लेक्चर में शिफ्ट कर जाओगे तो तुम अपने सिलेबस को खुद अपने कंट्रोल में कर पाओगे। तुम्हें कब कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है ये तुम खुद से डिसाइड कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें स्टार्टिंग में डिसिप्लिन मेंटेन करने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग में तुम लाइव जरूर देखना, तब तुम्हारा जब एक डिसिप्लिन बिल्ड हो जाएगा तुम रिकॉर्डेड लेक्चर में शिफ्ट हो जाना। इसके लिए मैंने जो है ना एक तुम्हारे लिए एक फेज 1 प्लान बनाया, क्योंकि आज से लेकर तुम्हारा जो मई महीने तक तुम्हारे पास 11 मंथ्स है। तो इस चीज को मैंने जो है 3 फेज में डिवाइड किया, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 और फेज 2 में मेनली जो है ना तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे, राइट। एंड फेज 3 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, जो तुमने पूरा जो सिलेबस जो तुमने जो है यहाँ पे कंप्लीट किया था, उसका रिवीजन जो है तुम फेज 3 में करने वाले हो। सो फेज 1 जो कि तुम्हारा जून से लेकर सितंबर तक हुआ, यहाँ पे तुम्हें मेनली जो अपना क्लास 11 का सिलेबस को कंप्लीट करना है। क्लास 11 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो कि क्लास 11 जिनका बेस क्लियर नहीं होगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारा बेस अगर क्लियर होता है ना, तो बेस अगर स्ट्रांग होता है ना, तो तुम उसके ऊपर चाहे कितनी भी इमारत चाहो बना सकते हो, लेकिन तुम्हारा बेस क्लियर होना चाहिए। इसके लिए क्लास 11 के ऊपर तुम्हें अच्छे से फोकस करना होगा। फेज 2 के अंदर तुम्हें अक्टूबर से जैन के अंदर क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ ही साथ प्लस यहाँ पे जो है ना तुम्हें क्लास 11 का जो है रिवीजन भी करना है।
क्योंकि अगर तुम यहाँ पे क्लास 11 को बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो तुमने जो क्लास 11 के अंदर जो भी पढ़ा था वो तुम भूल जाओगे। इसलिए क्लास 12 के साथ साथ तुम्हें क्लास 11 का भी पैरेलली रिवीजन करता रहना होगा, और वो तुम रिवीजन कैसे करोगे वो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। फेज 3 जो होगा वो तुम्हारा फेब से अप्रैल तक होगा, जिसमें तुम्हारा पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जैन तक। उसके बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और साथ ही साथ तुम्हें प्रैक्टिस करना है। सो तुम्हें स्टार्टिंग के 8 मंथ्स पूरा जो है अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, एंड उसके बाद तुम्हें जो है रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। फिर आते हैं कि तुम्हें पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी। तो देखो, मैं एक तुम्हें मिनिमम टारगेट दे रहा हूं। अब तुम टारगेट अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन जो मिनिमम टारगेट मैं बोलूंगा वो है 2 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट पर वीक। ठीक है, जैसे फिजिक्स में हो गया, फिजिक्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर और बायो में 2 चैप्टर। अब ये जो टारगेट तुम्हें सेट करना है ये तुम्हें खुद के अकॉर्डिंग सेट करना होगा। ये कोई भी आके तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें क्या टारगेट सेट करना होगा, कौन से चैप्टर के साथ क्या चैप्टर पढ़ना हो, वो तुम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करना। लेकिन तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए मिनिमम टारगेट। तुम अगर ज्यादा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये मिनिमम टारगेट है 2 चैप्टर्स का, जो कि तुम्हें कंप्लीट करना ही पड़ेगा 1 हफ्ते में। एंड उसके लिए तुम जो है 10 से 12 घंटे तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। देखो, स्टार्टिंग में शायद तुम्हें 10 से 12 घंटा पढ़ना बहुत ज्यादा टफ हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं अपनी भी बात बताऊं तो मैंने जो है ना 16 घंटे भी पढ़े, 16 घंटे भी मैंने पढ़े एग्जाम से 1 महीने पहले। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं हुआ था कि मैं डायरेक्ट 16 घंटे पढ़ने बैठ गया था अपने प्रिपरेशन जर्नी में। पहले स्टार्टिंग में मैं अपनी हालत बताऊं तो मैं 2 घंटे के लेक्चर को भी ना अटेंड नहीं कर पाता था कंटिन्यूसली बैठ के। वहां से लेकर 16 घंटे तक पढ़ना ये ग्रेजुअली इंक्रीज था। अभी अगर तुम नहीं बैठ पा रहे ना तो ट्राई करो कि 8 आवर्स सिर्फ बैठे रहने का, सामने अपने स्टडी टेबल में बुक खोल के बैठे रहने की कोशिश करो। धीरे धीरे वो चीज ग्रेजुअली इंक्रीज करके तुम्हें 10 से 12 घंटे तक लेके जाना है। उसमें तुम्हें क्या करना है, 6 घंटे तुम्हें लेक्चर्स देखना है 3 सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। फिर तुम्हें 2 घंटे रिवीजन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जब मैं रिवीजन वाला पॉइंट तुमसे डिस्कस करूंगा ये मैं तुमसे जो है डिस्कस करने वाला हूं वहां पे। फिर तुम्हें 2 घंटे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। जो लेक्चर तुम देखोगे, जिस चीज की तुम रिवीजन करोगे, उसी का तुम्हें जो है यहाँ पे एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना है। फिर आता है 1 घंटे में तुम्हें ओल्ड टॉपिक्स का भी रिवीजन करना है। जैसे मैंने बताया, अगर तुम पुरानी चीजों को नहीं पढ़ोगे तो तुम पुरानी चीजों को भूल जाओगे। तो यहाँ पे तुम्हें ओल्ड टॉपिक्स का भी रिवीजन करना है। अब यहाँ पे आते हैं कि तुम्हें अपना प्रिपरेशन को ट्रैक कैसे करना है। पहला सवाल कि ये जो सिलेबस ट्रैक करना है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम जब भी प्रिपेयर करने वाला हो ना, ये कोई 1-2 दिन का प्रिपरेशन जर्नी नहीं है, या फिर 1-2 महीने का भी नहीं है। ये बहुत एक लंबा जर्नी है और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है जो तुम्हें पढ़ना है। सो ये चैप्टर्स को ट्रैक करना कि कौन से चैप्टर तुम कहाँ पे हो, ये ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लो तुमने रोटेशन जिस चैप्टर में तुमने 2 महीने लगा दिए, तो उससे तुम्हारा क्या होगा, उससे तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर तुम रोटेशन में 2 महीने लगा दोगे तो तुम बाकी चैप्टर्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे एंड तुम्हारा सिलेबस वहां पे डिले हो जाएगा। तो तुम्हें अपने सिलेबस को ट्रैक में रखने के लिए तुम्हें अपने आप को ट्रैक करना होगा और सब कुछ को मेंटेन करना होगा। अब यहाँ पे आता है कि कौन से एरिया को ट्रैक करें और ट्रैकिंग करते कैसे। तो यहाँ पे मैं जो है ना मेनली अपने स्टडी टेबल के सामने से ये कुछ चार्ट्स मैं लेके आऊँ जो कि तुम्हें दिखाने वाला हूँ, और ये सेम चार्ट्स तुम्हें ही बनाने हैं और अपने स्टडी टेबल में जहाँ पे तुम पढ़ाई करते हो वहाँ पे इसे लगा देना है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, इस चार्ट में मैंने यहाँ पे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन तीनों का मैंने चार्ट बनाया था, जहाँ पे मैंने क्या किया था, सीरियल वाइज सारे चैप्टर्स के नाम लिख दिए थे, बायो के, केमिस्ट्री के और यहाँ पे तुम्हारे फिजिक्स के। ऐसे तुम्हें भी करना है, और यहाँ पे तुम्हें ऊपर लिख देना है थ्योरी, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन। थ्योरी के अंदर जब तुम थ्योरी कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे तुम्हें टिक कर देना है कि तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। जब तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट हो जाए तुम्हें एनसीईआरटी के ऊपर जाना है, फिर पीवाईक्यू, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन। जिसकी तुम यहाँ पे देख सकते हो मैं रिवीजन मल्टीपल टाइम करता था, यहाँ पे 2 टिक है, और यहाँ पे जब मेरा 2 बार रिवीजन हो जाता था मैं यहाँ पे टोटली फिनिश लिख देता था, क्योंकि तब मेरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता था। क्योंकि मेरा ये मानना था इतना कुछ करने के बाद अगर तुम 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हो ना तो वो किसी भी चैप्टर के लिए सफिशिएंट होता है। तो ये तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए जो है तुम्हें ट्रैकर मेंटेन करना होगा, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम किस लेवल पे हो। और जब तुम लास्ट में जाकर तुम्हारा ये सारा जो है ना जितने भी है सारा कॉलम जब ऐसा फिल हो जाएगा ना, सब में तुम टिक मार दोगे ना, तुम सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। इसलिए ये ट्रैकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तुम्हें इस चीज को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। अब आते हैं एमसीक्यू सॉल्विंग में। जैसे कि मैंने बताया, नीट का गेम क्या है कि तुम्हें 180 एमसीक्यूज करने हैं तुम्हें 3 घंटे के अंदर, राइट। तो अल्टीमेटली तुम्हें एमसीक्यूज का ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आता है कि तुम्हें डेली एमसीक्यूज कितने प्रैक्टिस करने हैं। तो अभी मैंने तुम्हें एक रेंज दे दिया है जो कि है 50 से 100 एमसीक्यूज डेली। शायद तुम अभी 100 एमसीक्यूज ना कर पाओ, लेकिन तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम 50 एमसीक्यूज तो मिनिमम करोगे और उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करके तुम्हें 100 करना है डेली का, जिसमें से तुम्हारे 50 बायो के होंगे, 25 केमिस्ट्री का और 25 फिजिक्स का होगा। फिर आते हैं कि ये जो एमसीक्यूज तुम सॉल्व करने वाले हो वो कौन से टाइप के एमसीक्यूज होंगे। सबसे पहले तो तुम्हारा जो एमसीक्यू होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। आउट ऑफ एनसीईआरटी इररिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं करना है। फिर आता है नीट के पीवाईक्यूज। नीट के लास्ट के 20 इयर्स की पीवाईक्यूज आर मोर देन सफिशिएंट इन ऑल द सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि बहुत पुराने पीवाईक्यूज को कर रहे हो। जैसे अगर तुम एनिमल किंगडम के लास्ट 25 या फिर 30 इयर्स के पीवाईक्यूज को देखोगे तो तुम अभी के एनसीईआरटी को पढ़ के उसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस समय जो है बिल्कुल एनसीईआरटी अलग था, आज के डेट में अलग है। सो वैसा बिल्कुल भी मत करना कि तुम बहुत ही पुराने जमाने के जो है ना एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो। तुम्हें लास्ट 20 इयर्स के एमसीक्यूज को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है। और फिर तुम्हें जो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करना है। जेईई मेंस के पीवाईक्यूज तुम चाहो तो 10 साल के सॉल्व कर सकते हो या फिर 5 साल के भी तुम सॉल्व कर सकते हो। एंड इसका लेवल बिल्कुल नीट जैसा ही होता है, जैसे तुम्हें भी पता है अगर तुमने सॉल्व किया होगा। फिर आता है जेईई एडवांस के क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आता है कि क्या तुम्हें जेईई एडवांस के क्वेश्चन करना चाहिए। यस, नीट 2025 के पेपर को देखने के बाद मैं तुमसे बोलूंगा कि तुम्हें जेईई एडवांस के क्वेश्चन को करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा ना वो बिल्कुल सिलेक्टिव होगा। सिलेक्टिव बोले तो जेईई एडवांस के जैसे मैंने भी क्वेश्चंस किया था, एंड उसमें मैं क्वेश्चंस सिर्फ इसलिए करता था ताकि मुझे कंसेप्ट पता चले। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें बहुत ही ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन या फिर मैथमेटिकल्स बहुत सारे होते, जिसमें बहुत ज्यादा हाई मैथ यूज होता है, तो उन सभी को जो है ना बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि वो नीट के लेवल का नहीं होता। नीट में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि भैया नीट 2025 में भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बहुत सा कैलकुलेशन यूज करना था। तो देखो यार, हर साल ना नीट में ऐसा क्वेश्चन आता ही है जो कि तुम्हारा जो ना एनटी जानबूझ के देता है ताकि तुम उस क्वेश्चन में उलझ कर अपने टाइम वेस्ट करो और तुम्हारा जो है ना पेपर खराब चले जाए। वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए होते ही नहीं है। सो तुम्हें मेनली फोकस करना है जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में, जिससे तुम कंसेप्ट बिल्ड कर पाओ। जैसे मैं जब बनाता था तो मैं मल्टी कंसेप्ट जो वहां पे जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मैं उन पे ट्राई करता था कि वो क्वेश्चन मैं किस तरीके से सही कर पाऊं। अब आते हैं मॉक टेस्ट और टफ पेपर के ऊपर, जिसे तुम्हें सबको पता है कि नीट 2025 का जो पेपर था ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था, ठीक है। तो अब तुम्हें जो प्रिपरेशन करना है ना, ये तुम्हें नीट 2025 के पेपर के लेवल का ही करना है, ताकि नीट 2026 में भी अगर मान लो ऐसा ही पेपर आता है तो तुम उसके लिए बिल्कुल 110% पेपर रेडी। सो तुम टफ पेपर के लिए रेडी होगे कैसे, तो इसके लिए तुम्हें जो है ना मॉक टेस्ट देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आता है कि मॉक टेस्ट तुम्हें देने पड़ेंगे, लेकिन वो मॉक टेस्ट तुम्हें स्टार्टिंग अभी से करना होगा, जिसके लिए तुम क्या करोगे, तुम्हें जो है वीकली मॉक टेस्ट देने पड़ेगी। वीकली मॉक टेस्ट कैसे होंगे? सबसे पहले तो तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो वहीं पे तुम्हारा वीकली मॉक टेस्ट होता होगा, तो तुम्हारे जो है वहाँ के टेस्ट सीरीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। चाहे तुम ऑनलाइन बैचेस में ही पढ़ रहे हो तो वहाँ का जो वीकली टेस्ट सीरीज जो संडे को होता है ना, वो तुम्हें अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। वो इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि जो है ना तुम्हारे जो सिलेबस तुम्हारा जो चल रहा है तुम्हारा उसके अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए उस बहाने, टेस्ट के बहाने, ठीक है। अब वहां पे वीकली टेस्ट देना है, तुम्हें अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है कि तुम गलतियां कहाँ पे कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग जो है ना तुम्हें रिवीजन करना है। सो तुम्हें नीट 2025 के पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे ही जाके जो है प्रिपरेशन करना है। सो मैं रिकमेंड करूंगा लास्ट ईयर के जो तुम्हें क्वेश्चन है उसको ना ही करो। इस साल का जो तुम्हें जो नया जो तुम टेस्ट पेपर तुम्हें मिलेगा तुम उसी को करोगे, और बैच के टेस्ट को एज ए रिवाइजिंग सिलेबस तुम करोगे, जिससे कि तुम अपना सिलेबस को रिवाइज करोगे बैच के टेस्ट से। और इसके अलावा भी तुम्हें जो एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज्वाइन करना है, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से ही तुम्हें जो है असली एग्जाम हॉल का टेम्परामेंट पता चलेगा, है ना। जब तुम 100 लोगे बीच में एग्जाम दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से तुम्हें जो है पेपर को अटेम्प्ट करना है, राइट। अब यहाँ पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तुमने टेस्ट दे लिया। अब यहाँ पे आते हैं कि रिवीजन किस तरीके से कर रहा है। देखो रिवीजन के ना 3 लेवल होते हैं। पहला तो तुम चैप्टर वाइज रिवीजन करोगे, दूसरा तुम सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करोगे, और तीसरा तुम जो है फुल सिलेबस का रिवीजन करोगे। लेकिन
यहाँ पे जो बेस्ट चीज आता है, जो बेस्ट वे जो मैं खुद करता था, वह तुम्हारा डेली रिवीजन। जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि तुम्हें 10 से 12 घंटे के अंदर तुम्हें 2 घंटे जो है रिवीजन करने, यहीं पे जो है तुम्हें डेली रिवीजन में करता था। जिस दिन तुम जो चैप्टर पढ़ोगे ना, उसी दिन तुम्हें उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना होगा। उसके बाद आते हैं कि फर्स्ट 8 मंथ में तुम्हें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, डेली रिवीजन करना है। अब डेली रिवीजन का फायदा पता है क्या होता है? जैसे मान लो 2 घंटे का एक लेक्चर है एंड तुम्हें उसे रिवाइज करने में 1 घंटा लगा पहला दिन, जब तुम फर्स्ट रिवीजन करोगे। जब तुम सेकंड दिन उसका रिवीजन करोगे ना, तो तुम्हें 30 मिनट्स लगेंगे सिर्फ। और फिर जब तुम दोबारा उसे रिवाइज करोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं 5 से 10 मिनट के अंदर जा वो पर्टिकुलर जो है लेक्चर तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। ये बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है। लास्ट में तुम्हें बर्डन भी कम लगेगा कि यार इतना सारा चीज है, तुम रिवाइज कैसे करोगे, राइट। और तुम्हारे टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो तुम्हें रिवीजन करना है, ठीक है। तो तुम्हें टेस्ट के सिलेबस को अच्छे से फॉलो करना है और ट्राई करना कि कोई भी बैकलॉग ना आ जाए टेस्ट के सिलेबस में। टेस्ट के सिलेबस को अच्छे से फॉलो करेगा, तभी तुम्हारा रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और मिनिमम तुम्हें 1 घंटा जो है रिवीजन के लिए देना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। और धीरे धीरे जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम्हें इस रिवीजन आवर को ही तुम्हारा पूरा जो तुम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करोगे, उसमें तुम्हें सिर्फ रिवीजन ही करना है। और यहाँ पे आता है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन के बाद तुम्हें क्या करना है। देखो, ये सिलेबस कंप्लीशन के बाद जो तुम्हें वैसे तो मैं तुम्हें अपडेट करता रहूंगा कि तुम्हें किस तरीके से पूरे साल पढ़ाई करना है। एंड तुम्हें लास्ट में जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा तुम्हें करना क्या पड़ेगा। लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो तुम्हें जो है रिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा और तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा। जो तुम सिलेबस कंप्लीशन कर लिए हो, उसके ऊपर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद तुम्हें अपने वीक एरियाज को फाइंड करना है, तुम कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, एंड उसके बेसिस पे तुम्हें जो है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। और वहां पे तुम्हारा काम आएगा नोट्स और एनसीईआरटी, जो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वहां पे रिवाइज कर रहा है। तो ये ब्रीफली जो है मैंने तुम्हें एक कंप्लीट रोड मैप बता दिया नीट 2026 के लिए। अगर तुम्हें कोई और भी डाउट है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो एक जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।